जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। याद है कि भूल गए? आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये इस चैप्टर में टॉपिक क्यों डाला गया? चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ प्लेन। तो बच्चों चेक करो, अगर मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं या मान लो यहां पर कोई चींटी है या कीड़ा है और चल रहा है इस तरीके से, उसका मोशन कैसा हो गया? सर्कुलर, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ पर है। और आप एक चेक करो कि वो एक प्लेन पर है, हाँ या ना? या मान लो आप किसी सर्कुलर पार्क या ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हो और अगर कोई आपको ऊपर से देख रहा है तो आप कैसे नजर आओगे कि आप एक प्लेन पर क्या कर रहे हो? सर्कुलर मोशन में हो, हाँ या ना? पंखा जो घूम रहा है जरा चेक करो, वो एक प्लेन पे ही तो है, एक प्लेन पे ही तो घूम रहा है। बात समझ में आ गई? यानी कि ये टॉपिक इस चैप्टर में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये पार्ट ऑफ अ मोशन इन अ प्लेन है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट इज ए प्लेनर मोशन। सबसे पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है वो क्या है बच्चों? ये एक प्लेनर मोशन है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है भाई? जरा चेक करो, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, या ये कहो कि सेंटर से सेम डिस्टेंस लेकर के, जो रेडियस लिया हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट moves along a circular path, ठीक है चलो, अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो ये समझ में आ गया कि वो सर्कुलर है। पर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे? यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। समझ में आ गया? यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ with a constant speed। बच्चों constant speed से का क्या मतलब है? अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो जरा चेक करो, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में अगर मेरा पेन यहां से यहां तक पहुंचा है, अगर 1 सेकंड में पेन का मतलब मैं सर्कल बना रहा हूं, मान लो पेन का मोशन है, तो यहां से लेकर पेन यहां तक आ गया बच्चों 1 सेकंड में। और मान लेते हैं कि इसके सरकमफ्रेंस पे मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा बच्चों? 5 सेंटीमीटर। आप ऐसा अज्यूम कर लो 1 सेकंड के, देखो पेन ऐसे ऐसे चल रहा है, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ बच्चों सरकमफ्रेंस पे? सरकमफ्रेंस पे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो अगले 1 सेकंड में भी 5 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस कवर होगा। अगले 1 सेकंड में भी 5 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस कवर होगा। यही तो हुआ ना यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। और कांस्टेंट स्पीड का मतलब यहां पर क्या है बच्चों? इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है सरकमफ्रेंस पे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई? मतलब आप ऐसे समझ लो इसको, और आसान भाषा में अगर समझाऊं, पंखा देखा आपने? पंखा एक रेगुलेटर होता है जिससे पंखा 1, 2, 3 या 4 स्पीड बढ़ा सकते हैं। बच्चों मान लो मैंने फैन की स्पीड कर दी 2, वो 2 की स्पीड पे घूम रहा है, तो बच्चों चेक करो जब वो 2 की स्पीड पर आ जाएगा, क्या उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा होगा? बोलो हाँ। क्योंकि ना ही उस टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और ना ही घट रही है, कम हो रही है, तो क्या वो कांस्टेंट स्पीड मानी जाएगी? बात समझ में आ गई? वो यही है जो मैंने अभी ड्रॉ करके समझाया था। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब यहां पर है सेम
या इक्वल डिस्टेंस कवर्ड ऑन circumference in equal interval of time। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड, या इसको ऐसे कर देते हैं, दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये प्लेनर मोशन है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। चाहो तो आप ये वाला स्टेटमेंट बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों सबको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इस तरीके से, तो इसका ये जो पार्टिकल है, जरा चेक करो, अपने सर्कुलर पाथ पे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? रेडियस। ये मान लो इसका सेंटर है O। क्या ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन माना जाएगा? हाँ या ना? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं माना जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन माना जाएगा। पूछो क्यों बच्चों? जरा चेक करो, मैंने तुम्हें बताया था एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। मतलब पहले काम करते हैं, मेन पॉइंट लिख देते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। पहले तो आप अपने दिमाग में ये पॉइंट ही फिट कर लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन माना जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ना ही स्पीड बढ़ रही है ना ही घट रही है, तो फिर भैया ये एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो गया? यही आ रहा है ना आपके दिमाग में। तो बच्चों उसके लिए पहले आपको एक्सेलरेशन का मतलब समझना होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ या ना? अब बच्चों जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तब तक एक्सेलरेशन तो माना नहीं जाएगा। फिर जरा चेक करो बच्चों, वेलोसिटी क्या है? स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हाँ या ना? अब आप चेक करो, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो क्या इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है? मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वजह से वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। क्योंकि मैंने बताया ना कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो इसका मतलब आप चेक करो ना ही वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही वेलोसिटी घट रही है, कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज घूम रही है, तो यानी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। पर आप चेक करो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, यानी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्शन में चेंज आ गया। कैसे? क्योंकि चेक करो ऑब्जेक्ट हर पॉइंट पे कहां जाना चाह रहा है? v वेलोसिटी से सर्कल से बाहर। हाँ या ना? आप किसी मासिव ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध के गोल गोल घुमाओ, वो ऑब्जेक्ट हमेशा सर्कल से बाहर भागना चाहेगा। हाँ या ना? क्योंकि रस्सी जब टूटेगी तो आप चेक करना, वो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा था वो सर्कल में मेंटेन नहीं रह पाएगा और वो बाहर एक स्ट्रेट लाइन बना के चला जाएगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे, मान लो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो ये जाना कहां चाहता है बच्चों? v वेलोसिटी से बाहर। परंतु क्योंकि रस्सी बंधी हुई है, रस्सी से हमने बांध के ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, तो इसीलिए मजबूरी में बेचारे को यहां टर्न होना पड़ता है। तो क्या डायरेक्शन चेंज नहीं होगी? चेक करो, जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो वो कहां जाना चाहेगा बच्चों? वो जाना चाहेगा इधर,
जाना चाहता है इधर, टेंजेंट बना के सीधा बात जाना चाहता है सर्कल से बाहर, परंतु वो जा कहाँ रहा है बच्चों? सर्कल के सरकमफ्रेंस के पाथ पे, क्योंकि वो रस्सी से जुड़ा हुआ है। हाँ या ना? क्या हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बच्चों? सॉरी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही? मेरी बात इतनी समझ में आ गई? इसका मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज तो नहीं आ रहा है, पर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। और दोनों में से किसी एक में भी अगर चेंज आया तो चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा। अब आप बताओ, क्या चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है? हो रहा है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है तो किसी भी चीज में जब चेंज आता है तो टाइम तो लगता है। हाँ या ना? बिना वक्त लगाए किसी चीज में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर हो रहा है तो बताओ एक्सेलरेशन माना जाएगा या नहीं? तो आज के बाद ये बात हमेशा जिंदगी में याद रखना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तब भी वो एक्सेलरेशन में माना जाएगा। और कांस्टेंट स्पीड में अगर नहीं घूम रहा है बच्चों, तो स्पीड बढ़ती ही जा रही है वक्त के साथ, तब क्या होगा? तब तो एक्सेलरेशन में वैसे भी है, क्योंकि तब तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। लेकिन फिलहाल हमारे टॉपिक का नाम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में माना जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? ये कहानी क्लियर हो गई? चलें आगे? ठीक है। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो हम एक एक करके खत्म करेंगे आज, ठीक है? जैसे सबसे पहला टॉपिक आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर ए पॉइंट पर है और वो चलकर सीधा चला गया बी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग विद द डायरेक्शन। तो वो तो पहले से ही स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं। हाँ या ना? यानी डिस्प्लेसमेंट तो याद देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से, पिछले चैप्टर से एसोसिएटेड है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसको समझने से पहले कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। बच्चों, जैसे मान लो एक सर्कल है और यहां से लेकर यहां तक मैंने दो रेडियस वेक्टर बना दिए। ये आर है, ये भी आर है, और यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, और इस आर्क की लेंथ है एल। ये समझ में आया? ये मैंने तुम्हें तब समझाया था जब मैं मैथमेटिकल टूल्स वाला चैप्टर तुम लोगों को पढ़ा रहा था, और तब मैंने तुम्हें बताया था, देखो एंगल हमेशा तभी बनेगा जब दो लाइन आपस में मीट करेंगी। कभी भी दो लाइन आपस में मीट करेंगी तभी एंगल बनेगा। चेक कर लो, जब लाइन मीट नहीं होगी तो नहीं बनेगा एंगल। तो यहाँ पे चेक करो, एक रेडियस ऐसे बन गया, एक रेडियस ऐसे बन गया, तो क्या बन गया यहाँ पे? एंगल। अब चेक करो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ पर सरकमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको हमने क्या मान लिया? एल। तो क्या तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता है? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर नहीं पता तो आज से ये फॉर्मूला याद कर लेना, या फिर एल इज इक्वल टू आर थीटा, और यहां से जो एंगल निकल कर आएगा वो रेडियंस में होगा। जब भी आपको थीटा फाइंड करना हो तो आप क्या कर दोगे? सरकमफ्रेंस पे जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है डिवाइडेड बाय रेडियस वेक्टर। तो एल बाई आर करने से आपके पास जो थीटा आएगा वो डिग्री से नहीं आएगा, किसमें आएगा? समझ में आ गई बात? पक्का? चले आगे। तो अब जरा वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों जरा चेक करो, अब जरा ध्यान देना। एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये तो मैंने रेफरेंस लाइन बना दी, ये बन गई रेफरेंस लाइन। एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले था इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, इसको P मान लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट कहां पर था पहले? ए पॉइंट पर। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा थीटा 1। ए से चलकर वो गया ऑब्जेक्ट कहां पे? ए से चलकर वो गया मान लो बच्चों इस पॉइंट बी पे।
तो बी को जब हमने ओ से जोड़ा तो जरा चेक करो यहां पर एक नया एंगल बन गया θ2, हाँ या ना। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है वो बताओ इन टर्म्स ऑफ एंगल। नहीं समझे? एंगल के टर्म्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो पहले वो कौन से एंगल पे था बच्चों? θ1। अब आप चेक करो उसने कितना एंगल स्वाइप किया? θ2 नहीं, θ2 माइनस θ1, क्योंकि अगर मैं इसको जूम करके बनाऊंगा तो थोड़ा ऐसा दिखेगा। देखो दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। तो उसने खाली ये वाला एंगल स्वाइप करा यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हुआ? θ2 माइनस θ1, हाँ या ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ये सर्कल और बड़ा भी हो सकता है और ये सर्कल और छोटा भी हो सकता है, पर दोनों केस में, बड़े सर्कल में, इस सर्कल में या छोटे सर्कल में, जरा चेक करो अगर वो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल कर गया है या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल कर गया है, यहां पर आप चेक करो ये जो सर्कमफ्रेंस पे डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, लेकिन एंगल तो तीनों में सेम ही स्वाइप हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ थीटा। समझ में आ गया? यानी ऑब्जेक्ट ने सर्कमफ्रेंस पे जो भी डिस्टेंस कवर करा हो, एंगल कितना स्वाइप किया बस आपको ये देखना है। एंगल जो भी उसने स्वाइप किया है वही है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म्स में देख रहे हैं? एंगल के टर्म्स में, कि कितना एंगल उसने स्वाइप किया। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों? इट इज defined as the angle swept by the radius vector in a given time in a given time when an object moves in a circular path on the circumference of a circle। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा होगा तो उसने गिवन टाइम के अंदर एंगल कितना स्वाइप किया, उस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबको समझ में आ गया? फिर से बना देता हूं। जैसे मान लो ये रहा सर्कल, ऑब्जेक्ट पहले कहां पे था? ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, ये पॉइंट है ए, इसका एंगल है बच्चों θ1 और अब वो ए से लेकर चल कर गया बी तक, यहां तक, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना है? θ2। तो टाइम लगा होगा ना कुछ, यहां पर पहुंचने में टाइम लगा t1, ये वाला टाइम है t2, तो टाइम इंटरवल कितना लग गया बच्चों इसको? टाइम इंटरवल कितना लगा? t2 माइनस t1। और एंगल कितना स्वाइप किया? एंगल स्वाइप कितना किया बच्चों? चेक करो, θ2 माइनस θ1। बच्चों θ2 माइनस θ1 को डेल्टा थीटा बोल दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेल्टा थीटा बोल दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बच्चों चेक करो, इसने सर्कमफ्रेंस पे भी तो कुछ डिस्टेंस कवर करा है, उसको डेल्टा एस बोल दें। सर्कमफ्रेंस के ऊपर भी तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? डेल्टा एस। कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड ऑन सर्कमफेरेंस कितना हो गया बच्चों? डेल्टा एस। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अभी अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, याद है?
तो जरा चेक करो, अगर आपको डेल्टा थीटा फाइंड करना है, डेल्टा थीटा यहां से यहां तक का एंगल है खाली, विच इज θ2 माइनस θ1, हाँ या ना? तो दिस विल बी इक्वल टू L बाई आर. व्हाट इज L? डेल्टा S. एंड व्हाट इज R? R तो R ही रहेगा. R इज रेडियस वेक्टर, ये तो R ही रहेगा ना, यहां से यहां तक. बोलो बच्चों, समझ में आया? तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा या चेंज इन थीटा. तो कितना एंगल स्वाइप किया वो है डेल्टा थीटा. समझ में आ गया? इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर हो गया बच्चों? इसकी ऐसा यूनिट बता दो. अभी तो बताया था, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो एंगल हमेशा किस में आएगा? रेडियंस में. बच्चों इसकी डायमेंशन भी बता दो, एमएलटी डायमेंशन. इसकी डायमेंशन क्या है बच्चों? डायमेंशनलेस. पूछो क्यों? क्योंकि ये भी L है, R की डायमेंशन भी L है, L से L कट जाएगा, तो ये हो गया डायमेंशन लेस. क्लियर हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं? चले आगे. बच्चों मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या पढ़ा था? स्पीड और वेलोसिटी. याद है कि भूल गए? आप जरा इसको लिंक करो उसी से. हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? एंगुलर वेलोसिटी. थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है. आपने जो भी यहां पे एंगल स्वाइप किया है, सिर्फ अगर उस एंगल की बात हो रही है तो वो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा. लेकिन उस एंगल को स्वाइप करने में कुछ तो समय लगा होगा, या आप सीधा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गए बिना टाइम इलैप्स हुए. आप पार्क में अगर भाग रहे हो, सर्कुलर पार्क है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा, तभी तो ये एंगल स्वाइप हुआ है. तो अगर मैं उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दूं उस टाइम से जो आपने लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी. नहीं आया समझ में? तो इसको डिफाइन कर दो. इट इज डिफाइंड एज द rate of change of angular displacement. समझ में आ गया? इसको हमने कैसे डिफाइन किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यानी अगर आपको चेक करो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो करोगे. अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों ओमेगा से. ये ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हमने कितना पढ़ा था बच्चों? चेक करो. डेल्टा S. और टाइम कितना लगा वहां से वहां तक पहुंचने में? अगर मैं t2 माइनस t1 लिखूंगा तो ये चेंज इन टाइम डेल्टा t तो हुआ. तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा t. कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? क्लियर हो गया बच्चों? यहीं से मुझे इसकी SI यूनिट बता दो. SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. चेक करो डेल्टा S का क्या हो गया? ओ सॉरी बच्चों, एक सेकंड, गलती हो गई. एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है बच्चों, 2 मिनट रुक जाओ. ये क्या लिखा है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट S थोड़ी ना है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन है? थीटा. डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t. बच्चों समझ में आ गया मिस्टेक क्या हुई थी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा था क्या है? डेल्टा थीटा. समझ में आ गया? तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t इज एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों? ओमेगा से. कोई दिक्कत? अब बच्चों चेक करो इसकी SI यूनिट क्या होगी? डेल्टा थीटा की क्या थी? रेडियन अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा?
तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत बच्चों? इसकी डायमेंशन भी बता दो, एमएल की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस। फिर डेल्टा थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं है, अपॉन में टी है, तो क्या हो जाएगा m0 l0 t-1। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जाननी है, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो देखो जनरली यहां पर क्या हो रहा है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जा रहे हो, तो टोटल जो एंगल आपने डिस्प्लेस किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है टोटल, उसको जब आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास यहां से एक तरीके से क्या आ गया, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि वो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिया हुआ है, बस बीच में उसकी स्पीड ज्यादा हो गई हो कम हो गई हो वो तो पता नहीं लग रहा है, हाँ या ना? तो अगर मुझे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे। ये छोटा सा गैप दिख रहा है तुमको, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे, उसमें छोटा सा एंगल स्वेप्ट होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी थीटा बाय डी टी विल बी इक्वल टू, तब भी ये ओमेगा ही रहेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी अगर डी थीटा बाय डी टी करते हो तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी का मतलब क्या है, पूरा इनिशियल से फाइनल तक का जितना एंगल स्वेप्ट हुआ अपॉन में जो भी टोटल टाइम लगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो रहा है बच्चों, इतनी गलतियां कैसे हो रही हैं? समझ में आ गया? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और अगर आप बहुत छोटा सा एंगल स्वेप्ट कितना हुआ है और उसमें जो भी छोटा सा टाइम लगा है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा यूनिट और डायमेंशन सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत? चले आगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से क्या समझ में आ रहा है बच्चों, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, या वन कंप्लीट मतलब एक सर्कमफ्रेंस पूरा कवर करने में जो भी टाइम लगा ऑब्जेक्ट को, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड। सिंपल है, इट इज टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल revolution on its circumference is called its time period। बच्चों टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। समझ में आ गया? मतलब आप ऐसे समझ लो, एक सर्कुलर ग्राउंड है या पार्क है, आप उस पर भाग रहे हो और एक चक्कर लगाने में आपको लगे 5 मिनट, तो टाइम पीरियड कितना हो गया आपका, 5 मिनट्स। समझ में आ गया? आप कितने भी चक्कर लगाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, एक चक्कर लगाने में वन फुल कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, आपको जो भी टाइम लगा उस टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। कोई दिक्कत? किससे डिनोट करते हैं, टी से। बच्चों जरा चेक करो, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, सेकंड। और इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों, m0 l0 t1। क्लियर हो गया? सिंपल है और छोटा सा टॉपिक है, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, नंबर 4, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी नाम से क्या समझ में आ रहा है, ये मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया हुआ है, केमिस्ट्री में भी आया था।
फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर कितने रेवोल्यूशन आपने लगाए। एक छोटा सा एग्जांपल यही पार्क वाला ले लेते हैं। आप पार्क का एक चक्कर कितने मिनट में लगा रहे हो? यहां से स्टार्ट किया, घूमकर आए, वापस इसी पॉइंट पर आ गए, कितना टाइम लगा? 5 मिनट। तो ये तो टी हो गया ना, समझ में आ गया। लेकिन एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपने कितने चक्कर लगाए? गिवन टाइम पीरियड का मतलब ये है आपको दिया हुआ समय, मम्मी ने आपको समय दिया है पार्क जाना है सिर्फ आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के बाद पार्क के अंदर नजर मत आना। तो आधे घंटे में यानी 30 मिनट्स में आप कितने चक्कर लगा लोगे? यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया 1/t। समझ में आ गया? तो 1/t का मतलब ये हो गया 1/टाइम गिवन टाइम पीरियड्स के अंदर कितने रिवॉल्यूशन लगाए। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको हिंदी में? गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपने या ऑब्जेक्ट ने कितने चक्कर लगाए। तो जरा चेक करो 30 मिनट्स में कितने चक्कर लगा लोगे? 6। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? आ गया समझ में? मैंने जो आपको टाइम दिया था वो कितना था? 30 मिनट्स का। उसमें आपने कितने चक्कर लगाए? तो आपको जो टाइम दिया था वो था 30 मिनट और एक चक्कर लगाते हो आप 5 मिनट में। तो कितना आ गया बच्चों? फ्रीक्वेंसी 6। समझ में आ गया? ठीक उसी तरीके से अब आप इसको थोड़ा सा स्मॉल स्केल पर लेकर आओ, स्मॉल स्केल पर लेकर आओ। मान लो कुछ ऐसे रेवोल्यूशंस भी होते हैं इस दुनिया में जो बहुत फास्ट होते हैं और उनका टाइम पीरियड बहुत कम है, मतलब 1 सेकंड में कई चक्कर हो जाएंगे उसके, आप ऐसे समझ लो। समझ गए ना? तो अब उस केस में फ्रीक्वेंसी मैंने जो गिवन टाइम दिया वो है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस हो गए? यानी नंबर ऑफ फुल कंप्लीट रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी वर्ड कहां यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज कितनी बार दोहराई गई, तो कोई चीज कितनी बार दोहराई गई उसके लिए गिवन टाइम पीरियड लोगे ना। समझ में आ गया ना? तो गिवन टाइम पीरियड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट ने कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस करे हैं उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे बच्चों? Frequency it is defined as the number of complete revolutions by an object in given period of time is called its frequency। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मतलब गिवन टाइम के अंदर कितने चक्कर लगाए। जैसे मैंने आपको 30 मिनट दिए थे तो आप कितने चक्कर लगा पा रहे हो, जबकि एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और गिवन टाइम के अंदर कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों? इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर न्यू। क्या बोलते हैं इसको? न्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? न्यू इज इक्वल टू 1/t, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई बच्चों? या तो हर्ट्ज या फिर पर सेकंड, क्योंकि टाइम की यूनिट पर सेकंड होती है। क्लियर हो गया? चले आगे, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ओमेगा न्यू एंड टी। बच्चों हम किन किन के बीच में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं? ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी एंड टी का मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड। तीनों के बारे में समझ गए या दोबारा समझाऊं? टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, फ्रीक्वेंसी मतलब गिवन टाइम पीरियड के अंदर कितने चक्कर लगे, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर हो गया?
बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ या ना? बच्चों एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, जरा चेक करो, ओमेगा से। ये न्यू कौन बोल रहा है इसको? इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चों, चेक करो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सही है गलत? बच्चों डेल्टा थीटा का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो एंगल स्वाइप हुआ वो। हाँ या ना? हाँ या ना? और डी थीटा का मतलब क्या था? छोटा सा एंगल जो स्वाइप हुआ। क्या ये जरूरी है कि वो एंगल वो जो स्वाइप हो रहा है वो छोटा सा ही हो? बड़ा भी हो सकता है, और वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरा एक चक्कर लग गया हो। हाँ या ना? यानी कि हो सकता है कि यहां पर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा का यहां पर 1 फुल कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। और अगर कंप्लीट एक रेवोल्यूशन हो गया, मतलब हम मान लेते हैं एक रेवोल्यूशन हो गया, तो उसमें जो लगेगा वो टाइम होगा, वो टाइम पीरियड जितना होगा, चेक कर लो। तो एक पूरा चक्कर लगाने में, मतलब यहां से लेकर पूरा एक चक्कर जो लग गया, कितना एंगल स्वाइप हुआ बच्चों? जल्दी बोला करो। 360 डिग्री। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों? फिर वहां डेल्टा टी थोड़ी लोगे, फिर आप वो वाला टाइम लोगे जो एक रिवॉल्यूशन में लगता था। और एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड टी। तो जरा चेक करो, 360 डिग्री हमें डिग्री में थोड़ी लिखना है, हमें तो रेडियन में लिखना है। तो रेडियन में कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई। अगर आपको नहीं पता तो जान लो ये बात, पाई का मतलब क्या होता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन मतलब 45 डिग्री। तो बच्चों 2 पाई का मतलब क्या हो गया? 180 इंटू 2 360 डिग्री। हाँ या ना? तो जरा चेक करो, यहां पर आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। रट लो, यही है रिलेशन बिटवीन ओमेगा टी एंड न्यू। बच्चों चेक करो, 2 पाई इंटू 1 बाई टी, और 1 बाई टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या मैं ये लिख सकता हूं? आ गया समझ में? क्लियर हो गया? या अगर आप t यहां पर लिख दोगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। तो अगर बच्चों t यहां पर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। देखो मैं तुम्हें कुल मिला के बताऊं, तुम इस टॉपिक में ये रट लो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, बात खत्म। या फिर 2 पाई, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। समझ में आ गया? तो एंगुलर वेलोसिटी का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिलेशन है। और डिराइव, इसको डेरिवेशन नहीं बोलते, ये तो बस मैंने बता दिया कि देखो एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो जरूरी तो नहीं है कि डेल्टा थीटा लिया जाए, डी थीटा बाई डी टी करोगे तब भी ओमेगा आएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी करोगे तो भी ओमेगा आएगा। पूरा एक चक्कर लगाने में जो एंगल स्वाइप हुआ और उसको जो टाइम लगा उससे डिवाइड करोगे तब भी ओमेगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों 2 पाई बाई टी करके क्या आ गया? ओमेगा। यही है इसमें रिलेशन, यही आपको याद रखना है, और ये 12th क्लास तक और उसके आगे भी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू, चले आगे बच्चों। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? v, जब हम स्ट्रेट पाथ पे चल रहे होते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। इन दोनों में क्या रिलेशन है? देखो इसकी एक पूरी कंप्लीट डेरिवेशन है, पर ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती। इससे क्या आता है बच्चों? सीधा न्यूमेरिकल। तो तुम्हें इसमें एक छोटा सा रिलेशन याद रखना है, और वो ये है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस। मतलब कि लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। और अगर बच्चों वेक्टर फॉर्म में लोगे तो क्या हो जाएगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। समझ में आ गया? तो ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। क्लियर हो गया?
मतलब कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको वो डाटा ना दिया हो जो डेफिनेशन में दिया था मैंने, जैसे डेल्टा थीटा डेल्टा टी, ये ना दिया हो, या आपको एंगुलर वेलोसिटी की मदद से लीनियर वेलोसिटी निकालनी पड़े, या लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़े। लीनियर वेलोसिटी दी हो कि वो पाथ पर जो चल रहा है उसकी वेलोसिटी दी हुई है, समझ में आ रहा है, पर निकालनी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगल वगैरह नहीं दिया, तब आप इसका यूज कर सकते हो सीधा सीधा। समझ गए? चले आगे चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ, एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, ठीक वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है उसी को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों? इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? अल्फा से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? ये क्या कर दिया मैंने बच्चों? आज कुछ गड़बड़ हो रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ सही तो लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। नहीं ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है उसको बोलते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों? डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। लेकिन अब तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, डेल्टा वर्ड का यूज करते हैं तो वहां से हमारे पास क्या आता है? एवरेज, यानी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों अगर मान लो मैं डी ओमेगा बाय डी टी कर दूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया बच्चों? यहां से मुझे बता दो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज, बोलो रेट, देखो ओमेगा की क्या है? रेडियन पर सेकेंड, और अपॉन में एक और सेकेंड आ गया तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे, और इसकी डायमेंशन भी बता ही दो। डायमेंशन m0 l0 t-2। क्लियर हो गया? चले आगे, अगला टॉपिक रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कि अल्फा, एंड लीनियर एक्सेलरेशन यानी ए। बच्चों मान लो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो जो जब वो सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है तब जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो लीनियर एक्सेलरेशन माना जाएगा। लेकिन एंगल के टर्म्स में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वहां से जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? तो यहां पर भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या? लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मतलब अल्फा, सॉरी ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो इन दोनों का क्या होगा बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। याद रहेगा? और अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। चले आगे, जब कोई देखो बच्चों अगला टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो हर समय सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? इसकी डेफिनेशन बुक्स में दी हुई है, आप लोगों के पास अगर एसएल है तो वहां पे भी से भी लिख सकते हो। When a body is in uniform circular motion, its speed remains constant, but its velocity changes continuously due to the change in its direction. ये तो मैंने लेक्चर स्टार्ट होते ही तुम लोगों को ये बता दिया था कि मैग्नीट्यूड भले ही सेम रहे
वेलोसिटी का, और क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो इसलिए वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा और वो एक्सेलरेशन में होगा। तो उसके बाद कह रहा है हैज द मोशन इज एक्सेलरेटेड, अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो वो उस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है, वो एक्सेलरेटेड मोशन में, और वो एक्सेलरेशन कहाँ पे लग रहा होगा बच्चों? हमेशा सेंटर की तरफ, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? इसका फॉर्मूला भी याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। याद रहेगा, रट लेना इसको। और बच्चों हम अच्छे से जानते हैं v = ω/r था, याद करो, अभी तो बताया था लीनियर वेलोसिटी = एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस r। तो अगर मैं इस v की जगह ω/r पुट कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? ω²r, क्योंकि एक r से एक r कट जाएगा तो ω² आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और डेफिनेशन वही लिखनी है जो मैंने बताई थी कि सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो हर टाइम सेंटर की तरफ उस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तुम लोग जानते होगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ एक फोर्स भी तो लग रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। तो अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर रहे हो तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल ही लोगे। तो अभी अभी मैंने बताया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r। तभी तो आया ये फॉर्मूला। समझ में आ गया? डिफाइन कर लोगे या लिखूं मैं बोर्ड पे डेफिनेशन? चले आगे बच्चों, इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। समझ में आ गया? तो इस चैप्टर के नोट्स बना के न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, क्वेश्चन, थ्योरी करते रहना, और डाउट आए तो पूछते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।